नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर सेकंड एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड ब में समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन इन इंडिया। इस संदर्भ में हम ये देखेंगे कि उच्च शिक्षा से क्या तात्पर्य है, वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है और भारत में हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, समस्याएं क्या क्या हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इन समस्याओं को सुलझाने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। यूजीसी जैसे संगठन में भी काफ़ी ढांचागत बदलाव लाने की इसमें सिफारिशें की गई हैं। निस्संदेह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत में हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मददगार साबित होगी। तो विद्यार्थी, हम पहले देखेंगे कि हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है और उच्च शिक्षा को लेकर के भारत में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, और वर्ल्ड लेवल पर भारत में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे हायर एजुकेशन का अर्थ, उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं हायर एजुकेशन की प्रारंभिक लेवल क्या है। पहले हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और तीसरे लेवल पर हम उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निस्संदेह जैसा लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से सभी को दी जाने वाली शिक्षा, भाई हम शिक्षा तो सभी को प्रदान करेंगे, ये हमारी संवैधानिक बाध्यता है। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था कि शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार भी है, अनुच्छेद 21 का के तहत कर्तव्य भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी यह शामिल है। तो सभी को जो शिक्षा दी जाती है सामान्यतः उस शिक्षा से भी ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विशद तथा सूक्ष्म शिक्षण, ये उच्च शिक्षा कहलाती है। अब जैसे इसको और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कक्षा 12 तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, जो भी पढ़ा। अब आप उसके बाद किसी एक विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। सपोज कीजिए आप उसमें इंजीनियरिंग की ब्रांच में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका विषय हो जाएगा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी एक विशेष शाखा जो भी आपने चूज़ की, सपोज कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चूज़ की, तब आप आने वाले 3-4 सालों तक उसके बारे में विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने मेडिकल चूज़ किया है तो मेडिकल में पहले साल तो सब पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आप किसी भी विषय के संपूर्ण विषय या विषय के किसी हिस्से विशेष का विशद विवेचन करेंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ आप उस विषय में महारत हासिल करेंगे। दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन। ठीक है। तो ये उच्च शिक्षा की विशेषताएं हैं। और हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका एक स्तर होता है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। जैसे प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त की, ये शिक्षा का एकदम प्राथमिक स्तर है, बेसिक लेवल है। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शिक्षा का द्वितीय स्तर है, सेकेंड लेवल है। उसके बाद फिर उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं जो तृतीय स्तर पर होती है और ये प्रायः ऐच्छिक होती है। देखेंगे आप कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तो अनिवार्य है, अनिवार्यता जुड़ी हुई है इनके साथ कि बच्चे को इतनी पढ़ाई तो करना ही है। लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पर ऐच्छिक हो जाता है, अर्थात नॉन कंपल्सरी। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी रुचि के हिसाब से, अपने कक्षा 12 के मार्क्स के हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा इस हायर एजुकेशन लेवल में अपने अपने लेवल पर प्रवेश करता है और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है। उसके साथ कोई अनिवार्यता का तत्व तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐच्छिक होता है। वो अपनी मनमर्जी से, अपनी इच्छानुसार अपने विषय का चयन करता है और उसमें पारंगतता हासिल करता है। तो हायर एजुकेशन का तीसरा स्तर होता है। अब उच्च शिक्षा के स्रोत क्या होते हैं, भाई सोर्सेस क्या हैं, ये उच्च शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो नेचुरली भारत सरकार ने निजी स्तर, सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर
बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर रखी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें विश्वविद्यालय होते हैं। अभी तक तो कुछ समय पहले तक जितने विश्वविद्यालय होते थे ज़्यादातर सरकारी होते थे, लेकिन अब प्राइवेट विश्वविद्यालय भी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं, स्टेट की अलग होती हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं, प्राइवेट की अलग होती है, ऑटोनोमस अलग होती हैं, ठीक है ना। फिर व्यावसायिक विश्वविद्यालय होते हैं, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, व्यावसायिक विश्वविद्यालय है। सामुदायिक कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं, सामुदायिक कॉलेज होते हैं, कई बार जन सहयोग से ऐसे कॉलेज विकसित किए जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कॉलेज होते हैं, लोग अपनी सहकारी समिति बना करके एनजीओ के मार्फत भी कॉलेज स्थापित कर लेते हैं। प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है ना। फिर लिबरल आर्ट कॉलेज, ऐसे कला और मॉडर्न के कॉलेज होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से समय को चूज़ कर सकता है, सिलेबस चूज़ कर सकता है और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वीकेंड क्लासेस भी होती हैं, नाइट क्लासेस या इवनिंग क्लासेस भी होती हैं, ठीक है ना। फिर प्रौद्योगिकी संस्थान, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देश के तमाम आईआईटी, ठीक है ना, एनआईटी, ये सब प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्रोत होते हैं हायर एजुकेशन के, जिनसे आप और हम सभी वाकिफ़ हैं। फिर उच्च शिक्षा के प्रकार, भाई टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन। सबसे बेसिक जो प्रकार है हायर एजुकेशन का वो है स्नातक स्तर की शिक्षा, जिसे ग्रेजुएशन लेवल कहा जाता है। बीए करें, बीएससी करें, एमबीबीएस करें, बीई करें, जो भी करें, ये बेसिक जो है शिक्षा होती है, ये इसको स्नातक बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन प्रायः किसी भी सरकारी संस्थान में नौकरी को प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और वहाँ पर बेसिक जो है एजुकेशन ग्रेजुएशन मानी जाती है। यूपीएससी भी ग्रेजुएशन मांगती है, एमपीपीएससी भी ग्रेजुएशन मांगती है। फिर उसके बाद परास्नातक, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी बोलते हैं इसको, मास्टर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। व्यावसायिक शिक्षा में आप इंजीनियरिंग को ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन शिक्षा को ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर उनको एजुकेशन तो दी जाती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इनका शानदार होता है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण भी चलता है, ठीक है ना। तो ये इस बेसिक प्रकार हैं हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा के, हायर एजुकेशन के। अब हम बात करते हैं भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, ठीक है भाई। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है भारत में, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। हायर एजुकेशन की भारत की क्या स्थिति है, विश्व पटल पर हम लोग कहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, हम अपने आप को कहाँ पर देख सकते हैं ना। जैसे पहली जो विशेषता है हायर एजुकेशन की कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है भारत में। हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसका जो नेटवर्क है, उसमें हम विश्व में तीसरे स्थान पर अपने आप को रखा पाते हैं। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर इंडिया है। तो पहली पोजीशन भारत की स्थिति हो गई है। दूसरी स्थिति बनती है कि भारत में वर्तमान में 1000 से अधिक, मोर देन 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है ना। 1000 से अधिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट HEI फिलहाल मौजूद हैं और इसमें राष्ट्रीय महत्व के 150 से अधिक संस्थान भी शामिल हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के 150 से अधिक स्थान इसमें शामिल हैं, संस्थान इसमें शामिल हैं। फिर जो तीसरी बात आती है, पिछले दशक में शोधों की संख्या एवं गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है। भाई देखिए, भारत में हायर एजुकेशन की स्थिति कोई ऐसी विशेष उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन उतनी पिछड़ी भी नहीं है। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि आज से 10 साल पहले तक, 10 साल के और पहले तक, ठीक है ना, भारत में रिसर्च और उनकी क्वालिटी के ऊपर
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन महसूस किया गया कि पिछले डिकेड से शोधों की संख्या, रिसर्च, नंबर ऑफ रिसर्च बढ़े हैं, और ख़ास बात है कि वो जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, उनकी गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है। रिसर्च की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनकी क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। ये एक अच्छा सकारात्मक संकेत है भारत में हायर एजुकेशन को लेकर के। और ख़ास बात यह है कि जो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, टोटल वर्ल्ड में जितने रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं उसमें भारत का तीसरा स्थान है, 3rd रैंकिंग पर है। और विश्व के टोटल रिसर्च पब्लिकेशन में भारत का स्थान, भारत की स्थिति 5.31% है। मतलब टोटल वर्ल्ड में जितने रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं, शोध प्रकाशन होते हैं, उसमें 5.3% भारत के होते हैं। वर्ल्ड में हम इस मामले में 3rd रैंकिंग पर आ चुके हैं। ठीक है ना। अब मुद्दे वाली बात यह है कि देखिए, जो भी हायर एजुकेशन की 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है शिक्षा, और एक होती है ज्ञान सृजन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक होता है नवाचार, न्यू इनोवेशंस। तो भाई एजुकेशन के मामले में हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, लगातार हम ग्रेजुअली प्रदर्शन अच्छा करते जा रहे हैं। नो डाउट हम अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ ना माने, शिक्षा में लगातार हमारी स्थिति अच्छी होती जा रही है, ज्ञान के सृजन में हमारी स्थिति अच्छी होती जा रही है, नए किस्म का नॉलेज, रिसर्च और डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर हो रहा है। मगर बात आती है नवाचार की। शिक्षा और ज्ञान के सृजन में हम बेहतर से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब नवाचार की बात आती है, न्यू इनोवेशंस की बात आती है, तो हम पिछड़ जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ आविष्कार नहीं हो रहा अभी नए ज्ञान का। पुराना ज्ञान तो हम प्राप्त कर रहे हैं और उसमें उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी नई चीज़ का इनोवेशंस, नवाचार के मामले में अभी हमारी हायर एजुकेशन के मामले में स्थिति कमज़ोर है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कि जो पहले 2 पहलू हैं, शिक्षा, ज्ञान सृजन, इसमें हम आगे हैं, और नवाचार में हम पिछड़ चुके हैं भाई, है ना। अभी पिछड़े नहीं बोल सकते, लेकिन नवाचार में अभी हमारी कोई संतोषजनक ग्रोथ दिख नहीं रही है फिलहाल। ठीक है ना साहब। तो ये भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति है। इन पॉइंट्स को आधार बना करके अगर आप अपना लेख लिखेंगे, मुख्य परीक्षा का आर्टिकल लिखेंगे, तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है। पहली, भारत नंबर ऑफ बोलना चाहिए शिक्षा तंत्र, उच्च शिक्षा का जो तीसरा सबसे बड़ा तंत्र भारत है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, और तीसरे स्थान पर भारत आता है। दुनिया का तीसरा बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र, सिस्टम यहां पर मौजूद है। ठीक है भाई। 1000 से अधिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान में फिलहाल हैं। 1000 से अधिक, मोर देन 1000। ठीक है ना। और उसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी उसमें शामिल हैं। IIT, IIM, ये सब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ठीक है ना। पिछले 1 दशक में हिंदुस्तान में रिसर्च की संख्या बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी बढ़ा है, रिसर्च की गुणवत्ता, शोध की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। ठीक है ना। और पूरे वर्ल्ड में इस समय जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हो रहे हैं उसमें भारत का तीसरा स्थान है। 5.31% भारत की स्थिति है। टोटल रिसर्च पब्लिकेशंस में वर्ल्ड में 5.31% हिस्सा भारत का है। अब शिक्षा के बारे में और बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान सृजन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नवाचार में हमारी स्थिति लगातार पिछड़ रही है। तो ये है भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति। ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्याएं। भाई भारत में जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी। पहली समस्या ही सामने आ जाती है, वो है
निम्नतम GER, GER मतलब सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये GER क्या है भाई? सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अर्थात हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जब मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको GER के बारे में विस्तार से बताऊंगा, सकल नामांकन अनुपात के बारे में। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से तात्पर्य है कि कितने बच्चे कक्षा 12 को पास करने के बाद कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अपना नामांकन कराते हैं, ठीक है ना। तो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बड़े बड़े उच्च संस्थानों में पहुंच नहीं पाते, पहुंचते तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होने के कारण। तो कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं, वो जो रेशियो है उसे GER कहा जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो उद्देश्य ही है कि भारत में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, ठीक है भाई। अब इस मामले में मैं आपको बता दूं, GER की कोई अच्छी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में। निम्नतम सकल नामांकन अनुपात है। उच्च शिक्षा पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण हो चुका है, ठीक है साहब। न्यूनतम GER पर बात कर रहा हूं मैं। उच्च शिक्षा पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण हो चुका है जिसे AISHE कहा जाता है। इसकी जो रिपोर्ट है 2019-20 के अनुसार, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-2020 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात या GER कितना है? मात्र 27.1%। हायर एजुकेशन में भारत में GER है 27.1%। अब आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, ये जो परसेंटेज है GER का हायर एजुकेशन में, विकसित देशों से तो हम बहुत नीचे हैं और कई विकासशील देशों से भी हम पीछे हैं। विकसित देशों के सामने तो हमारी स्थिति कमजोर है ही, हमारे समकक्ष कई विकासशील देशों के सामने भी हम कमजोर साबित होते हैं। निम्नतम GER के कारण 27.1% GER बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि GER के कम होने के पीछे कुछ कारण भी हैं। देखिए, विद्यालय स्तर पर तो नामांकन में वृद्धि हो ही गई है। सरकारी प्रयासों से, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों से स्कूल लेवल पर GER में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन GER में जितनी वृद्धि हो रही है स्कूल लेवल पर, हायर एजुकेशन संस्थानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही साहब। बड़ी तेजी से GER बढ़ रहा है स्कूल में, लेकिन अब उसके बाद बच्चे को एडमिशन के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की, यूक्रेन समस्या सर पर है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए। प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की साहब कि भारत में इतने संस्थान क्यों नहीं हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। क्या हमारे संस्थानों में फीस ज़्यादा है? निस्संदेह यूक्रेन के स्कूलों में, कॉलेजेस में फीस कम है तो बच्चे वहाँ जाते हैं, वो क्वालिटी उनके पास ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमने स्कूल लेवल पर GER तो बढ़ा दिया, अब हायर एजुकेशन संस्थानों की डिमांड हुई तो उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, एक अनार 100 बीमार। एक सीट है तो उसमें एडमिशन लेने वालों की संख्या हजारों में है। तो हम बढ़ती हुई ज़रूरत, बढ़ती हुई मांग के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने में असफल साबित हुए हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे देश के कई बच्चे पढ़ने के लिए विदेश रवाना हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है गुणवत्ता की। भाई, भारत में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जो UGC द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं। भाई, कॉलेज खोले गए हैं, महाविद्यालय खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं,
यूजीसी की शर्तों के हिसाब से इनको स्थापित होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश कॉलेज, अधिकांश यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने में सफल साबित नहीं हुई हैं। ठीक है ना। तो यूजीसी की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे और संस्थान खोल के बैठे हुए साहब। तो गुणवत्ता वाली बात में भी हम पिछड़ जाते हैं। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भारत के बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रबंधन में राजनेताओं का दखल बढ़ता जा रहा है। राजनेताओं के बढ़ते दखल से इन संस्थानों की स्वायत्तता पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। तो राजनीतिक दखलंदाजी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक गलत किस्म का माहौल पैदा कर रहा है, जहां पर बच्चे की प्रतिभा की बजाय उसके रसूख को देखा जाता है। ठीक है ना। तो राजनीतिक हस्तक्षेप, अब वहां पर जो है प्रबंधन में तो राजनीतिक हस्तक्षेप है ही, छात्रों के बीच में भी पढ़ाई लिखाई करने के बजाय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रहती है उनकी, और धीरे धीरे वो पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उनकी रुचि राजनीतिक अखाड़ेबाजी में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो है पढ़ाई लिखाई में कैरियर बनाने के बजाय राजनीति में आगे निकल जाते हैं, छात्र राजनीति में शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है ये भी उस संस्थान की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक है ना। फिर वहाँ पर अच्छे शिक्षकों की कमी। देखिए, भारत में जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जितने संस्थान हैं उसके हिसाब से शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक हैं तो वो उच्च कोटि के शिक्षक नहीं हैं। आप इंदौर, भोपाल में देख लीजिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पर्याप्त तादाद में हैं, लेकिन वहाँ पर उस क्वालिटी के शिक्षक नहीं हैं। कई जगह पर तो यही देखा गया कि उस कॉलेज का ही कोई सीनियर विद्यार्थी वहाँ फैकल्टी के रूप में पढ़ाने लगता है। तो अच्छे शिक्षकों की कमी है। शिक्षक मिल जाए तो उनके लिए ट्रेनिंग की कमी है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है ना। टीचर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हम इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित करते हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए स्थापित करते हैं, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई संस्थान नहीं है। दिल्ली में हाल ही में हाई क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने का प्रस्ताव आया है, जहां पर अच्छी क्वालिटी के शिक्षक तैयार किए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास लेवल के शिक्षक। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि वो जो है सरकारी शिक्षक ही हो। जिस भी संस्थान को अपने टीचर्स, अच्छे टीचर्स की आवश्यकता हो, वहां से ले सकता है। कोई संस्थान अपने टीचरों को हाई ट्रेनिंग दिलाना चाहता है, वो भी दिला सकता है। तो इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव भी दिल्ली में स्वीकार हो चुका है। लेकिन ये प्रस्ताव अभी स्वीकार हुए हैं, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहां पर यूजीसी जो शर्तें रखती है वो शर्तें पूरी नहीं करते। मेडिकल कॉलेज के लिए प्रॉपर लैब नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रॉपर लैब नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, इमारतें नहीं है, आधारभूत संरचना का अभाव है, सुविधाएं नहीं है वहां पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की मानी जाती है। अपर्याप्त शोध, भाई रिसर्च भी प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। रिसर्च की संख्या तो बड़ी है, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें वो तेजी से विकास नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिसर्च को लेकर के बड़ी समस्या है ना। और वो समस्या यही है कि यहाँ पर शिक्षा तो मिल रही है, ज्ञान का सृजन भी हो रहा है, मगर नवाचार का अभाव है। इस मामले में हम पीछे हैं। तो पर्याप्त संख्या में रिसर्च होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति अभी भी कमजोर है। ठीक है ना। कमजोर शासन संरचना, भाई लचर जो स्ट्रक्चर है हमारा यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के, इसमें लाल फीताशाही बहुत है, नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। शिक्षा को लेकर के वो पर्याप्त गंभीरताएं हमारे प्रशासकों के मन में देखी नहीं गई हैं। प्रायः यूनिवर्सिटी का कुल सचिव किसी नौकरशाह को भी बना देते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी के मामले में ब्यूरोक्रेट्स का तो इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। ना ब्यूरोक्रेट्स का इंटरफेरेंस हो, ना नौकरशाहों का इंटरफेरेंस हो। भाई यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस होना चाहिए, बट उनके ऊपर
एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो कमज़ोर शासन संरचना है, यूनिवर्सिटीज़ की जो बॉडी हैं, वो प्रॉपर नहीं है इस तरीके से जैसी होना चाहिए। अब द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, विश्व स्तर पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एक रैंकिंग तैयार होती है टाइम्स के द्वारा। द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020, मतलब 2020 में द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है गुणवत्ता के आधार पर। और उसमें खास बात यह है कि विश्व के जो शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालय हैं, वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह हकीकत है, यह आपके और हमारे सामने जो है आई ओपनर फैक्ट्स हैं ये, कि वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। यह जानकारी हमें कहाँ से मिली है? द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020, ठीक है ना। और इसी कारण आप देखेंगे कि भारत में छात्रों की रुचि ये इनके इन प्रकार पढ़ने में होगी या फिर विदेशों में जाकर के पढ़ने में होगी। अभी एक आंकड़ा प्राप्त हुआ है कि भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 7 अरब डॉलर खर्च करते हैं। लगभग 7 अरब डॉलर यानी 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपीस खर्च करते हैं। देश का इतना सारा पैसा पढ़ाई के नाम पर विदेश चला जाता है। अभी रूस यूक्रेन संकट के समय हमें पता चला कि यूक्रेन के एक एक शहर में, छोटे छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। हजारों की तादाद में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। खूब सारा भारतीय पैसा विदेश जा रहा है पढ़ाई के नाम पर। तो हमारे हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मगर शुक्र की बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी लाजवाब है कि अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, रिसर्च की गुणवत्ता में सुधार होगा, रिसर्च की संख्या बढ़ेगी, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भारत में भी ओपन होंगे। भारत के छात्रों को यूक्रेन जाने की, चाइना जाने की, रशिया जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें वो पढ़ाई लिखाई का माहौल, वो कॉलेज, वो सब कुछ हिंदुस्तान में ही उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये तो भविष्य की बातें हैं भाई। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को लेकर के भी समस्या जाहिर की है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा। कल हम जो पढ़ेंगे व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हायर एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि सिलेबस में उसे अलग से भी बताया गया है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन को लेकर के फिलहाल भारत में स्थिति चिंतनीय है, गंभीर है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो समाधान पेश किए गए हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षण के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, नए नवाचार भी कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं। हमारे बजट में भी R&D को लेकर के पर्याप्त पैसा खर्च होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितनी हमारी डिमांड होती है।